बच्चों, हमने प्राणियों का संरचनात्मक संगठन में टिश्यू के प्रकार की बात कर रहे हैं। आपने पिछले हिस्सों में जैसे देखा था कि टिश्यू के हमने दो प्रकार का वर्णन हम कर चुके हैं, उसको आप जान चुके हैं। पहला जैसे हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा आपने देखा था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के भी हमने कुछ प्रकारों की बात कर ली थी, जैसे कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के चौथा प्रकार यानी वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। अभी तक आपने ये देखा कि टिश्यू जो है वो कोशिकाओं का समूह है। एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या देखा, या तो सिंगल लेयर होती हैं या फिर मल्टी लेयर्ड होती हैं। हमने प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में देखा कि इसमें जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो लूजली कनेक्टेड रहती हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा कि वो जो टिश्यू है रेशों के समान है। और सबसे बड़ी बात, आपने स्केलेटल जो कनेक्टिव टिश्यू था उसमें हमने किसकी बात की थी, बोन एंड कार्टिलेज की बात की थी। अब आप इमेजिन करिए कि क्या ऐसा भी टिश्यू है जो तरल रूप में हो सकता है। बिल्कुल, जो चौथा प्रकार है जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं ये है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू और ये तरल रूप में रहता है। तो अभी तक हमने जैसे बात की थी कि कोशिकाओं का समूह है, कोशिकाओं का समूह एक पर्टिकुलर काम करता है, पर्टिकुलर परफॉर्म करता है, उसकी ओरिजिन एक रहती है। तो इस तरीके से हमने टिश्यू को जाना। लेकिन अब ये तरल रूप में जो है टिश्यू है वो किस तरीके का है, इसके भी प्रकार हैं। तो चलिए अब इस वाले हिस्से में हम उसको विस्तृत से जानेंगे। तो जैसे कि हम वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है एक मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है और ये तरल रूप में है। तो जिसका तरल जो है, इसका तरल जो है उसको मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स है और उसको प्लाज्मा कहते हैं। और इसकी जो कोशिकाएं हैं इस प्लाज्मा में जो हैं वो बिखरी हुई रहती हैं और फिर ये जो है इसके साथ जो है वो गतिशील रहती हैं। यानी जिस तरीके से वो प्लाज्मा यानी मूवेबल रहेगा, उसके साथ साथ उसमें जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं वो भी क्या होंगी, मूवेबल होंगी। इसका एक मुख्य कार्य जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी मुख्य पदार्थों का ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, संवहन करता है। तो अब हमने ये जो बात की है कनेक्टिव टिश्यू की, ये वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो दो प्रकार का है। एक ब्लड है और दूसरा है लिम्फ। इसके और कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं। आप जैसे ये फ्लो चार्ट में देख रहे हो, ब्लड जो है वो प्लाज्मा और कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और लिम्फ भी जो है प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स से मिलकर बना हुआ है। अब हम ब्लड के प्लाज्मा की भी बात करेंगे, आगे विस्तार से जानेंगे, उसके फंक्शन को जानेंगे। और कोशिका जो है उसमें कोशिका के भी आप जैसे देख रहे हो कि ये तीन प्रकार हैं। एक है इरिथ्रोसाइट, एक है ल्यूकोसाइट और तीसरा आप देख रहे हो प्लेटलेट्स है। अब ल्यूकोसाइट्स के भी प्रकार हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स हैं और एग्रेन्युलोसाइट्स हैं। फिर ग्रेन्युलोसाइट्स के भी आप प्रकार देख रहे हो, इयोसिनोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। और एग्रेन्युलोसाइट्स के भी आप प्रकार देख रहे हो, मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं। तो इस तरीके से यदि ओवरऑल यदि हम बात करते हैं तो ये एक फ्लो चार्ट के जरिए हम इस वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को एक एट अ ग्लांस में हम समझ सकते हैं कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं। अब हम बात करेंगे जो इसका पहला प्रकार है ब्लड की यानी रक्त की। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम ह्यूमन बॉडी हैं, हमारे में ब्लड कितना है ये भी हमें पता होना चाहिए, इसका कार्य क्या है ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड जो है वो 5 to 7 लीटर होता है और शरीर का जो कुल भार है उसका 7% जो है वो ये ब्लड ही होता है। अब ब्लड को यदि हम देख रहे हैं तो ये दो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, दो हिस्सों से है। एक उसका प्लाज्मा है जो तरल पदार्थ है और दूसरा इसमें आप देख रहे हो कोशिकाएं हैं। तो अब आप ये प्लाज्मा जो देख रहे हो इस पिक्चर में आप जैसे देख रहे हो ये 55 से 60
प्रतिशत जो है, यानी ब्लड की हम बात कर रहे हैं, ब्लड का 55 से 60% जो है वो प्लाज्मा होता है। और बाकी जैसे आप देख रहे हो 41% जो है वो क्या है, आरबीसी है। और बाकी जो छोटा हिस्सा आप देख रहे हो 4%, उसमें जो है वो डब्ल्यूबीसी आ जाती है और प्लेटलेट्स आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये ब्लड के कंपोजिशन की हम बात की। अब हम इसके पहले प्रकार यानी प्लाज्मा की बात करते हैं। तो प्लाज्मा का जो मतलब उसका जो कंपोनेंट्स हैं और उसका जो रूप है वो क्या है। तो जैसे हमने बात की कि ये 55 से 60% जो है ब्लड का प्लाज्मा ही होता है, तरल रूप में रहता है। और मुख्य बात ये रंगहीन होता तो रंगहीन है, लेकिन ये अत्यधिक मात्रा में होने के कारण आप जैसे देख रहे हो 55 से 60% भाग प्लाज्मा ही है, तो अत्यधिक मात्रा में होने के कारण ये जो है पीले रंग का दिखाई देता है। और फिर ये नॉन लिविंग पार्ट है। लिविंग पार्ट इसका जो है वो कोशिकाएं होती हैं, लेकिन प्लाज्मा जो है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है। अब इसका पीएच की बात करते हैं। पीएच को भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पीएच जो है वो 7 जो है न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे जाते हैं तो वो एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर जब जाते हैं तो वो एल्कली हो जाता है। तो हमारे बॉडी में पीएच की भी बहुत इम्पॉर्टेंस है। तो हमारा ब्लड का पीएच कितना है, इसमें प्लाज्मा का पीएच कितना है, 7.3 to 7.5 है। अब इसमें बात करते हैं कि इसका जो 90% भाग है वो जल है, यानी वाटर है। और इसका 10% भाग में जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को हम एक फ्लो चार्ट के ज़रिए हम देखेंगे। अब आप जैसे ये फ्लो चार्ट में देख रहे हो, ब्लड प्लाज्मा जो ये राउंड शेप में आप देख रहे हो, 90% इसमें क्या है, पानी है। और 7% इसमें आप देख रहे हो प्रोटीन है। और 2 से 3% जो हैं इसमें अदर चीज़ें होती हैं। वो अदर चीज़ें क्या होंगी उसको भी हम देख लेंगे। तो आप जैसे देख रहे हो, पहला जो है वाटर 90 to 91%। फिर हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, तो ये 7% है। तो प्रोटीन कौन कौन सा है हमारे ब्लड में यानी प्लाज्मा में, तो वो प्रोटीन जो है जैसे आप देख रहे हो, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजन है। फाइब्रिनोजन जो है इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, इसकी बात हम आगे करेंगे ब्लड क्लॉटिंग की जब बात करेंगे तब। तो ये हो गए प्रोटीन जो एक कोलाइड फॉर्म में रहते हैं यानी प्लाज्मा में। अब हम देखते हैं इसमें जो अदर्स हैं यानी जो 2 से 3% जो हैं पदार्थ, वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो है आप जानते हो, हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड को भी आप जानते हो कि ये डक्टलेस होती हैं, यानी इसका जो सिक्रेशन है वो कहाँ आ जाता है, सीधे ब्लड में आ जाता है। और ब्लड के ज़रिए ही ये जो है ट्रांसपोर्ट होता है, यानी जहाँ आवश्यकता पड़ती है ये हार्मोन्स वहाँ पहुँचाए जाते हैं और विकास की गति को ये गति देते। आप जानते हो कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। तो यहाँ इसलिए हम बात कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो हार्मोन्स है ब्लड के ज़रिए ही कहाँ पहुँचेगा, जहाँ टारगेट सेल्स हैं, जहाँ टारगेट ऑर्गन्स हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ये पहुँचाया जाता है। तो ये हार्मोन्स हो गया। फिर हम देख रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। आप सभी जानते हो कि पचे हुए पदार्थ, जो भोजन का पाचन है वो कहाँ हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है। अब ये पचे हुए पदार्थ जो हैं अवशोषण के जरिए यानी एब्जॉर्प्शन के ज़रिए जो है ये ब्लड में विस्तृत हो जाते हैं, डिफ्यूज्ड हो जाते हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो। तो वो दोनों ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ब्लड में विस्तृत हो जाते हैं। इसके बाद ब्लड के द्वारा ही ये जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ ये पहुँचाए जाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे, ग्लूकोज आप जानते हो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, विटामिन्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो ब्लड में ही रहती हैं। अच्छा, एक बात और हमें ये ध्यान देनी चाहिए, ब्लड में जो भी हम ये कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर यानी लेवल में रहने चाहिए, एक निश्चित मात्रा में रहना चाहिए। यदि ये मात्रा
कम या ज़्यादा हो जाती है तो भी जो अनयूजुअल सिम्टम्स हमारी बॉडी में आते हैं, मतलब जैसे कोई फॉरेन बॉडीज़ एंटर कर गई हैं तो अनयूजुअल सिम्टम हमें दिख रहे हैं, तो हमें ज़रूर डॉक्टर जो है वो सबसे पहले यही कहता है कि ब्लड चेकअप कराओ। तो ब्लड में ये जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे होने चाहिए, एक प्रॉपर जो इनका परसेंटेज है, जो क्वांटिटी है वो होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं वेस्टेज की। आप जानते हो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान बहुत सारे वेस्टेज निकलते हैं, अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, और ये अवशिष्ट पदार्थ क्या है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, अमोनिया भी बनता है। हालांकि ये अमोनिया जो है लिवर में जाकर एक ऑर्निथिन साइकिल चक्र में प्रवेश करता है और ये यूरिया, कम हानिकारक यूरिया में बदल जाता है। तो ये वेस्टेज भी कहाँ पर है, ब्लड में है। तो अब ये वेस्टेज जो हैं ब्लड के थ्रू ही कहाँ जाएंगे, किडनी में जाएंगे। और किडनी आप जानते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और उसका मुख्य भाग है जहाँ पर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, यानी ब्लड से ये वाले जो वेस्टेज है उनको अलग कर दिया जाता है और फिर इसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये वेस्टेज हो गए। इसके बाद हम एंजाइम्स की भी बात करते हैं। आप जानते हो एंजाइम्स का भी एक मुख्य रोल होता है। तो एंजाइम्स में जैसे देख रहे हो आप, लाइपेज है, डायस्टेज है, न्यूक्लियसेस हैं, ग्लूकेजेस है, तो ये एंजाइम्स भी ब्लड में ही रहते हैं। अब हम देखते हैं मिनरल्स भी इसमें हैं। तो मिनरल कौन कौन से हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो इनके जो है बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, इनके सल्फेट हो सकते हैं, इनके फास्फेट हो सकते हैं। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड भी इसमें ब्लड में रहता है। तो ये मिनरल्स की बात की। अब हम गैस भी जो है वो भी इसमें घुली हुई रहती हैं, और वो गैस कौन सी है, जैसे आप देख रहे हो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है। तो ये प्लाज्मा में ही घुली रहती हैं। बहुत कुछ ऑक्सीजन जो है उसका ट्रांसपोर्ट, जैसे हमने बात की, इसका मुख्य काम क्या है, ट्रांसपोर्ट का। तो मेजर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी के जरिए होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं प्लाज्मा में ये कुछ मात्रा में भी ये गैसें जो है वो घुली रहती हैं। अदर्स में भी देखते हैं, जैसे एंटीजन है और एंटीबॉडीज़ है, और आप देख रहे हो एंटीटॉक्सिन है। तो एंटीजन जो है, हम जैसे अभी मैं बात भी कर रही हूँ, तो बहुत सारे जो एटमॉस्फेयर में जो जर्म्स हैं जो अवेलेबल हैं वो एंटर करते रहते हैं। तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनते हैं। इसको आप इम्यून सिस्टम के अंतर्गत आप पढ़ोगे तो एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो एंटीजन्स भी हमारे ब्लड में रहते हैं, एंटीबॉडीज़ भी रहते हैं और एंटीटॉक्सिन्स भी रहते हैं। ये एंटीटॉक्सिन जो है, जैसे अब टॉक्सिन भी एंटर कर रहा है तो वो टॉक्सिन्स जो हैं एंटीटॉक्सिन्स के जरिए जो है वो नष्ट कर दिए जाते हैं। तो इनका भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है। एक और आप प्रोडक्ट को देख रहे हो, पदार्थ सब्सटेंस है, वो है एंटीकोगुलेंट्स। ये एंटीकोगुलेंट भी बहुत ज़रूरी है, ये हेपेरिन रहता है। तो ये जो है प्लाज्मा में ये मौजूद रहता है। प्लाज्मा का हमने फ्लो चार्ट के जरिए क्या क्या कंपोजिशन है उसको हमने ये देखा। तो चलिए अब बात करते हैं हम प्लाज्मा के फंक्शन की। तो जैसे आपने फ्लो चार्ट में आपने देखा कि क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप ये बिल्कुल इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही इसके कार्य हैं। जैसे हमने बात की इसमें वाटर 90% है, तो ये क्या करेगा, वाटर की मात्रा को नियंत्रित करेगा। फिर हमने बात की कि इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स को कहाँ ले जाएगा, जहाँ ज़रूरत है, जिन कोशिकाओं और ऊतकों को भोज्य पदार्थों की ज़रूरत है वहाँ ये उनको ले जाएगा, यानी ये संवहन का काम करेगा। फिर हमने देखा कि इसमें गैसेस भी हैं, तो गैसेस का क्या काम करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी ऑक्सीजन को ऊतक कोशिकाओं तक ले जाना, और फिर वहाँ पर श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाना, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेलेशन के ज़रिए बाहर आ जाए। फिर हमने बात की इसमें एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, तो ये भी टारगेट सेल्स तक इसी के ज़रिए ही पहुंचाए जाते हैं। प्लस साथ में ये बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। ओवरऑल हम जब ब्लड की बात करेंगे तब भी हम इसको अच्छे से देखेंगे कि ये किस तरीके से ब्लड के ज़रिए जो है हमारा तापमान कंट्रोल होता है, उसको हम देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करता है, तो विटामिन आदि का भी ये संवहन कर रहा है। तो ये ओवरऑल हमने बात की
प्लाज्मा के फंक्शन की। अब हम ब्लड का जो दूसरा पार्ट है, ये हमने प्लाज्मा जो तरल है उसकी बात की थी, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, और दूसरा हिस्सा इसका क्या है, कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाएं में जो है वो क्या क्या होगा, इसको पहले जो है कणिकाएं बोला जाता था, ग्रेन्यूल्स बोला जाता था। तो ये सही नहीं है। असल में तो जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं, ये एक तरह की कोशिकाएं ही हैं। तो इसलिए अब हम इसको कोशिकाओं के रूप में ही जानेंगे और ऐसे ही हम इसको पढ़ेंगे। तो अब हम कोशिकाओं की बात करें तो जैसे हमने बात की कि इरिथ्रोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स कितना परसेंटेज है, आप जैसे देख रहे हो 41% है, और ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स जो है वो 4% है। तो अब हम ब्लड के सेल्स के हम पहला प्रकार इरिथ्रोसाइट्स क्या है उसकी बात करते हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, आप जैसे ये चित्र में देख रहे हो, ये कैसी दिख रही है आपको, गोल, कहीं पर ये अंडाकार भी रहती है और कहीं ओवल शेप रहती है और ये प्लेट के समान होती है। ये जो है सभी मैमल्स में आरबीसी जो है वो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, अनन्यूक्लिएटेड रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को हमें समझना है कि इसमें न्यूक्लियस क्यों नहीं पाया जाता है, उसका क्या रीज़न है। तो ये विचार करने वाली बात है। तो मैमल्स के अलावा बाकी जो भी फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनमें जो है आरबीसी न्यूक्लिएटेड रहेंगी, न्यूक्लियस पाया जाएगा, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं है। अगर मैमल्स में एक एक्सेप्शन है, कैमल, उसमें जो है वो न्यूक्लिएटेड रहती हैं। तो ये आरबीसी जो है इसका मुख्य काम क्या होगा, ऑक्सीजन का परिवहन होगा। अब ये बाइकॉन्केव शेप होने के कारण ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करती है, वो परिवहन करती है। अब इसमें हमने बात की थी कि ये जो है आप जैसे देखते हो ब्लड आपका कैसा रहता है, लाल रंग का रहता है। तो डब्ल्यूबीसी हमने क्या बोल रहे हैं उसको, वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो इसमें जो ब्लड का जो लाल रंग है वो किसके कारण है, आरबीसी के कारण। और आरबीसी तो असल में देखा जाए तो ये हल्के पीले रंग की होती है। चूँकि इसमें हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है वो पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो है वो रंग कैसा हो जाता है, चटक लाल रंग का हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ये कैसे हो जाती हैं, लाल रंग की हो जाती हैं। अब एक स्वस्थ व्यक्ति में ये आरबीसी कितना होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है बात जानने की। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में 50 से 55 या 60 लाख जो है ये पर मिलीलीटर जो है, ये इतनी इसकी संख्या होनी चाहिए। अगर ये संख्या वैरी करती है तो आप मान के चलिए कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, अनयूजुअल हो रहा है, मतलब एबनॉर्मल हो रहा है। तो हर एक चीज़ जो है वो हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही होती है। तो जहाँ इसके वेरिएशंस आते हैं तो वहाँ ही प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती हैं। तो जब कभी भी हमें कोई ऐसा सिम्टम लगता है कि कुछ प्रॉब्लम लग रही है, जो भी अनयूजुअल लग रहा है, तो हमें ज़रूर ये डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। तो इसकी जो रेंज हमने जैसे बात की, तो ये 55 से 60 लाख पर मिलीलीटर होती है। अब इसके एवरेज एज की बात करते हैं, यानी औसत आयु की बात करते हैं। एक बात हमने गौर की कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और आप जानते हो कि केंद्रक जो है, केंद्रक की उपस्थिति के कारण ही जो है कोई भी कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है, डिवाइड होती है। अब चूंकि इसमें केंद्रक नहीं है तो निश्चित है कि एक इसकी पर्टिकुलर एज होगी, एक औसत आयु होगी। वो औसत आयु कितनी है, 100 से 120 दिन है। इसके बाद ये क्या हो जाती है, मृत हो जाती है, डेड हो जाती है। अब इसका निर्माण जो है वो आवश्यक है। तो इसके निर्माण के लिए जो है वो क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए और फॉलिक एसिड होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें यदि हमारे भोजन में हैं, आवश्यक मात्रा में है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड है, तो इनका निर्माण जो है वो आसानी से हो जाता है। आपने कई सारी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी कि किसी में आरबीसी कम है, ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन कम है। तो वो चीज़ें जो हैं हमारे भोजन से ही हमें क्या है वो मिलती हैं। यदि भोजन में नहीं कम है, भोजन में यदि हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम उसको फिर अदर सप्लीमेंट्स से लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये चूँकि बनती है, इसका निर्माण होता है किसी और तरीके से होता है, तो इसके लिए जो यदि बनना है इसको, तो इसके लिए क्या चाहिए,
फॉलिक एसिड चाहिए और विटामिन B12 होना चाहिए। तो हमारे भोजन में इसकी जो है वो आवश्यक मात्रा भी होनी ज़रूरी है। अब जब ये 100 से 120 दिन बाद ये डेड हो जाती हैं, तब क्या होता है कि इसका फेगोसाइट्स के द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। तो फेगोसाइट्स के द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। इसका हीमोग्लोबिन जो है वो ग्लोबिन और हिमेटिन में अलग हो जाता है, और जो हिमेटिन है प्रायः जो इसका जो हीम आयरन है वो फिर रक्त में विमुक्त हो जाता है, तो वापस वो आ जाता है। हिमेटिन जो है इसका कुछ हिस्सा जो है बिलिरुबिन पिगमेंट के रूप में भी बन जाता है, जो एक बाइल पिगमेंट है। अब हम बात करते हैं जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे हमने बात की कि हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग कैसा है, लाल रंग का है। अब ये हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, कंजुगेटेड हीम प्रोटीन है, और ये किससे बना हुआ है, ग्लोबिन प्रोटीन से और हीम आयरन से बना हुआ है। हीम जो आयरन है वो फेरस स्टेज में रहता है। आप एक अवस्था पढ़ा होगा, फेरिक अवस्था पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो यहाँ फेरस कंडीशन में रहता है। ये हीमोग्लोबिन जो है ये 95% जो है इसमें ग्लोबिन रहता है, 5% जो है वो इसमें हीम रहता है। अब नॉर्मल रेंज जो है वो हीमोग्लोबिन की एक मनुष्य में कितनी होनी चाहिए, तो मेल और फीमेल में जो है वो दोनों अलग अलग होता है। मेल में कितनी देख रहे हो आप, 13.8 टू 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो ये भी ध्यान देना है, उसकी यूनिट क्या है वो अच्छे से हमें पता होनी चाहिए, वो लिखना चाहिए। और फीमेल में आप जैसे देख रहे हो 12.1 टू 15.8 जो है ग्राम पर डेसीलीटर है। तो ये नॉर्मल रेंज जो है वो हीमोग्लोबिन की होनी ही चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा है, कम होने से तो मुश्किल हो जाती है। मुश्किल क्यों होगी, क्योंकि अब ये जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या काम है ये भी हम ज़रा देख लें। हमने बात की आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो हीमोग्लोबिन जो है इसी से ही जो है ऑक्सीजन जो है वो संयुक्त होती है, माने उससे वो अटैच होती है और एक अस्थायी कंपाउंड बनाती है। आप जैसे ये देख रहे हो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन क्या बन रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। और ये कहाँ बनेगा, श्वसनीय सतहों में, रेस्पिरेटरी सरफेसेस में, और वो कहाँ पर है, वो लंग्स में। लंग्स की एल्वियोलाई हैं। एल्वियोलाई जो है जहाँ पर गैसेस का आदान प्रदान होता है, तो वहाँ पर ही एल्वियोलाई के चारों ओर क्या है, कैपिलरीज जो है लिपटी हुई हैं। आप जैसे ये देख रहे हो लिपटी हुई हैं। अब इन कैपिलरीज जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें क्या है, ब्लड है, ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से डिफ्यूज्ड होकर कहाँ पर आ जाएगा, वेसल्स में आ जाएगा, और वहाँ के हीमोग्लोबिन से क्या बना जाएगा, संयुक्त हो जाएगा और एक अस्थायी कंपाउंड बना लेता है जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पर जाएगा, टिश्यूज़ में जाएगा, सेल्स में जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, और वहाँ श्वसन की प्रक्रिया आप जानते हो, उसका इक्वेशन हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि जैसे श्वसन की प्रक्रिया में क्या लगता है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या बन रहा है इसमें, CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये श्वसन का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के दौरान आप देख रहे ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन लगातार यूज़ होती जाएगी। अब यहाँ पर क्या बनते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ ज़रूरत हमेशा किसकी बनी हुई है, ऑक्सीजन की बनी हुई है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ले जाना है, लंग्स में ले जाना है, क्योंकि लंग्स से क्या होना है, उसको एक्सहेल होना है। तो हीमोग्लोबिन का कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ परसेंटेज हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ बाइंड हो जाता है और फिर वो लंग्स में पहुंचता है और वहाँ से वो आउट हो जाती है, यानी एक्सहेल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से हमने आरबीसी का जो कंपोजिशन है वो क्या है, उसका किस तरीके से किससे बनी हुई है हीमोग्लोबिन, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी बात की। अब हम इसके कार्य की बात करेंगे और इसके बनने की प्रक्रिया को हम देखेंगे। अब हम हीमोलाइसिस यानी आरबीसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना की बात करते हैं। हीमोलाइसिस का मतलब है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन यानी नष्ट होना।
असल में होता क्या है, जैसे हमने बात की थी कि आरबीसी की एक निश्चित उम्र होती है 120 दिन की लगभग, तो ये मृत होने के बाद इनका एचबी जो है वो बाहर आ जाता है। अब ये जो है एचबी का बाहर आना जो है वो हीमोलाइसिस कहलाता है। तो अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व्स लगा हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हीमोडायलिसिस है, या एक और घटना एंडोऑस्मोसिस के कारण भी हो सकता है। एंडोऑस्मोसिस में होता क्या है, यदि आरबीसी को कम सांद्रता वाले विलयन में रखें तो ये फूल जाती है। फूलती क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है, इसके जो चारों तरफ एक जो झिल्ली है, इसके अंदर जो है वो पानी एंटर करता है, और पानी एंटर करने के कारण ये क्या हो जाती है, फूल जाती है। और अत्यधिक मात्रा में जब ये यदि पानी अंदर चला गया तो ये फट भी जाती है, तो जिसको हम कहते हैं हीमोलाइसिस या आरबीसी का अपघटन कहते हैं। अब इसकी एक कंडीशन है, यदि ये आरबीसी की संख्या कम है, जो एवरेज रेंज है यदि उससे कम है, तो क्या होता है, एक बीमारी जिसका नाम आपने सुना होगा, रक्ताल्पता या एनीमिया जिसको कहते हैं। तो होता क्या है, आरबीसी की जो एवरेज रेंज है उससे यदि कम हो गया और उसमें हीमोग्लोबिन भी यदि कम हो जाता है, तो क्या होता है कि वो एक रोगी यानी एक रोग के रूप में ये प्रकट होता है। और इसमें क्या होगा कि जैसे हम जान रहे हैं कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन है। तो निश्चित रूप से ऐसे जो जिनमें रक्त आरबीसी की संख्या कम है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का जो है वो क्या हो जाएगा, उसकी क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। और फिर ऑक्सीजन का भी आपने इम्पोर्टेंस समझ लिया श्वसन की प्रक्रिया में, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन जो ज़रूरत है वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचती है, और ग्लूकोज से इसका ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ एनर्जी रिलीज़ होगी। और हम सभी जानते हैं कि हमारे सारे कार्यों को करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो डेफिनेटली आप समझ पा रहे होंगे कि यदि हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी कम है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है ऑक्सीजन उनकी हर कोशिकाओं तक जो है वो पर्याप्त मात्रा में उनको नहीं मिलेगी, और इससे क्या होगा, उसको जो है अत्यधिक कमजोरी महसूस होगी। तो ये हमें ज़रूर इस चीज़ को देखना है कि यदि कुछ कम हो जा रहा है, थकान महसूस हो रहा है, तो हम ज़रूर डॉक्टर को ये चेक कराएं। वो ज़रूर कहेंगे ब्लड चेक करने को, और फिर हमें हमारी कंडीशन पता चल जाएगी कि रीज़न एक्चुअली क्या है। तो ये हमने देखा। अब इसका ओवरऑल यदि हम फंक्शन की बात करते हैं, तो ये गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन है पहली बात। तो दूसरी बात ये रक्त के पीएच का नियमन करती है, और तीसरी बात ये विस्कोसिटी का निर्धारण करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो इसी की है। तो विस्कोसिटी यानी ब्लड का जो विस्कस यानी उसके जो कंसंट्रेशन है, उसका ये निर्धारण इसके ज़रिए होगा। तो ये हमने पहला प्रकार आरबीसी की बात की।